Number 13. Two objects of masses 1 kilogram and 2 kilograms respectively are released from zest. Zest लिखा है यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट वन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v1 इक्वल टू 0 है। ऑब्जेक्ट टू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v2 इक्वल टू 0 है। यानी उसकी काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट वन की k1 इक्वल टू 1/m1 v1 स्क्वायर, उसकी वैल्यू 0 आएगी। k2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2, उसकी वैल्यू k2 इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर, लेकिन v2 इक्वल टू 0 है, इसीलिए k2 की भी वैल्यू 0 आएगी। डायरेक्ट लिखा है k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, यानी m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड फ्रॉम जेस्ट एंड द सेपरेशन इज 10 मीटर। दोनों के बीच में सेपरेशन 10 मीटर है इनिशियली। Assuming that only mutual gravitational forces act on them, find the velocity of each of them when separation becomes 5 meters. जब ये दोनों के बीच में यानी ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू दोनों के बीच में 5 मीटर जितना सेपरेशन होता है, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वन की सपोज v1 डैश है, ऑब्जेक्ट टू की फाइनल वेलोसिटी एट अ सेपरेशन 5 मीटर v2 डैश है। v1 क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। v2 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 व्हेन इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो पहले ये जो सिस्टम बन रही है, तो ये सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर सॉल्व करूंगा। u1 इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो u1 इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपन r1। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम, r1 पहले इनिशियल डिस्टेंस क्वेश्चन में 10 मीटर लिखा है, r1 इक्वल टू 10 मीटर। उसको सॉल्व किया, u1 की वैल्यू आ रही है -13.32 इंटू 10⁻12 जूल। अब u2 सॉल्व करेंगे हम। दो पार्टिकल जिसका मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम था, दोनों के बीच में 5 मीटर जितना डिस्टेंस है, तब ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? u2 माइनस जी m1 m2 अपन r2। फाइनल डिस्टेंस 5 मीटर, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 -6.67 into 10⁻11। m1 equals to 1, m2 equals to 2 किलोग्राम, 5 मीटर सेपरेशन, तो उसकी वैल्यू हमको मिलेगी -26.64 इंटू 10⁻12 जूल। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ रही है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -13.32 इंटू 10⁻12 और यहाँ पे -26 इंटू 26.64 -12। डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। 5 मीटर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखो, वैल्यू के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव साइन तो एक टाइप का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, ये हमको पता चल रहा है, वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, डेल्टा यू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। डिफरेंट डिस्टेंसेस यानी 5 मीटर और 10 मीटर, u2 माइनस u1 माइनस दिस, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट तुमको समझना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, प्लस 13.32 इंटू 10⁻12 माइनस 20 इंटू 10⁻12। डेल्टा यू की वैल्यू आएगी -13.32 जूल। इतनी एनर्जी। Now we know that the sum of all kind of energy in the universe remains constant. तो ये कॉन्सेप्ट उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेसिक एनर्जी सिर्फ दो ही होती है, एक एनर्जी पोटेंशियल एंड दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अगर पहले जब डिस्टेंस दो पार्टिकल जिसका मास m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम था और ये दोनों के बीच में 10 मीटर वैल्यू का सेपरेशन था, तब ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी u1 मिल रही थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी k1, काइनेटिक एनर्जी k2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी k1 जब 10 मीटर जितना सेपरेशन था, जब 10 मीटर जितना सेपरेशन था तब पोटेंशियल एनर्जी u1। तो ये दोनों की टोटल वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कैपिटल ई। दिस टोटल वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कैपिटल ई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अब जब डिस्टेंस हम 5 मीटर जितना डिस्टेंस और डिस्टेंस हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, इसका मास 1 किलोग्राम, उसका मास 2 किलोग्राम था, 5 मीटर सेपरेशन के ऊपर उस वेलोसिटी v1 डैश, तो ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी u2। तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी k2 प्लस u2, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए यहाँ पे E1 और E2 नहीं लिखा है। अगर E1 लिखा है तो यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा E1। ओके, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, यानी k1 माइनस k2, डेल्टा के से डिनोट किया मैंने, u1 माइनस u2 और डेल्टा u से मैंने डिनोट किया, इक्वल टू 0। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, इट मीन्स डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा के फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी k1, सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जब भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, तो 5 मीटर जितने सेपरेशन के ऊपर k1 डैश फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है एंड k2 डैश सेकेंड ऑब्जेक्ट की 5 मीटर जितने सेपरेशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है। और 10 मीटर जितने सेपरेशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, k1 और k2 दोनों की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी फाइनल एनर्जी डेल्टा यू तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, माइनस ऑफ माइनस 13.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी k1 डैश इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी k2 डैश सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब सेपरेशन 5 मीटर डिस्टेंस सेपरेशन था तब की काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 13.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे v1 डैश स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 13.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। नाउ एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, total initial linear momentum when distance r equals to 5 meter exactly equals to total final linear momentum when distance r equals to 10 meter। एक्चुअली इनिशियल डिस्टेंस 10 मीटर था और फाइनल डिस्टेंस 5 मीटर था, तो पी आई इक्वल टू पी एफ एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी आई इक्वल टू पी एफ फाइनल मोमेंटम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। फर्स्ट मोमेंटम m1 10, ये मोमेंटम कब है, 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर का मोमेंटम है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 v2 डैश, और इनिशियल मोमेंटम तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो सेकंड ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम सॉल्व करेंगे तो p1 प्लस p2 उसका टोटल 0 आएगा। m1 इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो v1 डैश, m2 इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो v2 डैश इक्वल टू 0। इट मीन्स v1 डैश इक्वल टू -2 v2 डैश, इक्वेशन नंबर 2।
ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। v1 डैश माइनस 2v2 डैश होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 13.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 4 प्लस v2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 13.32 इंटू 10 रेज़ टू आएगा 2v2 डैश स्क्वायर प्लस 1v2 डैश स्क्वायर 3v2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 13.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। तो v2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 444 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ये तो v2 डैश स्क्वायर की वैल्यू है, v2 डैश स्क्वायर की वैल्यू है। तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो v2 डैश इक्वल्स टू वैल्यू हमको मिलेगी 91.07 into 10 raised to power minus 7 meter per second. Now v1 dash equals to 2v2 dash। सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो v1 dash equals to 2v2 dash 2 मल्टीप्लाई कर दो 42 इंटू 42.14 इंटू 10 raised to power minus 7 मीटर पर सेकेंड। यानी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम था, जब उसको 10 मीटर जितने सेपरेशन के ऊपर रखा, पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी। 5 मीटर सेपरेशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी v1 डैश इक्वल टू इतनी होती है, और 5 मीटर सेपरेशन के ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 किलोग्राम था, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 21.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड आती है। नेक्स्ट Number 14. Two satellites S1 and S2 revolve around a planet in two different but co-planar circular orbits in the same direction. If their periods are 31.4 hours and 62.8 hours, and radius of the orbit of S1 is 4000 km, find the radius of orbit of S2. Number 2. Magnitude of velocity of two satellites. Number 2. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू सैटेलाइट। दोनों सैटेलाइट की वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है। एज पर द केपलर्स लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। यहाँ पे दो इक्वेशन सैटेलाइट S1 एंड सैटेलाइट S2, उसके लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ T1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। R1 इज ऑर्बिटल रेडियस फॉर द सैटेलाइट 1। T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। R2 इज ऑर्बिटल रेडियस फॉर सैटेलाइट 2। T2 क्या है? पीरियोडिक टाइम फॉर सैटेलाइट 2। T1 क्या है? periodic time for satellite 1. Now taking ratio of above two equation, T1 square upon T2 square, constant of proportionality जो भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। T1 square upon T2 square equals to R1 upon R2 whole cube, R1 cube upon R2 cube। तो R2 cube का रिलेशन क्या आएगा? R2 cube equals to R1 cube into T2 square upon T1 square। R1 ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट, उसकी वैल्यू 4000 किलोमीटर है, 4000 होल क्यूब। T2 सेकेंड सैटेलाइट की पीरियड की वैल्यू 62.8 आवर है। फर्स्ट सैटेलाइट की पीरियडिक टाइम की वैल्यू 31.4 आवर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू, ये तो R2 क्यूब है तो उसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे R2 इक्वल्स टू 6352 किलोमीटर। सेकेंड सैटेलाइट कितने डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए? 6352 किलोमीटर जितने डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट S2, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू सैटेलाइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू सैटेलाइट, जैसे कि सैटेलाइट की हम बात करते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के हिसाब से यहाँ पे सेंटर के रिस्पेक्ट में आर जितना डिस्टेंस मेंटेन करके
सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सैटेलाइट इक्वल टू 2πr वैल्यू आएगी। तो स्पीड इक्वल टू v1, सैटेलाइट s1 उसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड जिसको बोलते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो फर्स्ट सैटेलाइट की बात करेंगे तो सेंटर के रिस्पेक्ट में r1 जितने डिस्टेंस के ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो डिस्टेंस d1 इक्वल टू 2πr1 और करस्पॉन्डिंग पीरियडिक टाइम फॉर सैटेलाइट 1 इक्वल टू कैपिटल T1। T1 की वैल्यू 31.4 आवर, पाई की वैल्यू 3.14, r1 डिस्टेंस की वैल्यू 4000 किलोमीटर है, उसको सॉल्व करेंगे 800 किलोमीटर पर आवर की। सैटेलाइट 1 उसकी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू हमको मिल रही है 800 किलोमीटर पर आवर। सेकंड सैटेलाइट उसकी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सेकंड सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू v2 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सर्कुलर ऑर्बिट इक्वल टू 2πr2 सैटेलाइट नंबर 2 उसके लिए ऑर्बिटल रेडियस, और उसका सैटेलाइट नंबर 2 उसके लिए पीरियडिक टाइम की वैल्यू कितनी है 62.8 आवर्स, पाई की वैल्यू 3.14, r2 की वैल्यू ऊपर हमने सॉल्व की है 6352 और डिनोमिनेटर में t2 की वैल्यू 62.8, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 635.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमने सैटेलाइट नंबर 2 उसकी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू सॉल्व कर दी, सैटेलाइट नंबर 2 उसकी। ओके चले आगे। मैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज में नंबर 5 सिलेक्ट करूंगा। A satellite of mass 200 kilogram revolve around Earth at a height 1000 kilometers from the surface of the Earth. मिला क्वेश्चन। अर्थ की सरफेस से ये सैटेलाइट 1000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर अर्थ के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है, और ये जो सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रहा है इसका मास है 200 किलोग्राम। A satellite of 200 kilograms revolve around the Earth at a height of 1000 kilometers from the surface of the Earth. अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर 200 किलोग्राम मास वाला ये सैटेलाइट यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है। अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस होगा 6400 प्लस 1000 7400 किलोमीटर जितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे अगर फिगर में यहाँ पे टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस की बात करेंगे तो इतना डिस्टेंस हमको पता है एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द अर्थ, और इतना डिस्टेंस h, यानी इफेक्टिव डिस्टेंस r इक्वल टू RE प्लस h, ये इफेक्टिव डिस्टेंस होगा। तो ये r जितने डिस्टेंस के ऊपर ये जो सिस्टम है कौन सी सैटेलाइट एंड अर्थ, ये दो सिस्टम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू फार्मूला माइनस जी m1 m2, मास ऑफ द सैटेलाइट m2 मास ऑफ द अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर में r इक्वल टू RE प्लस h बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। रिवॉल्व कौन हो रहा है, सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है ये डायरेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होनी चाहिए, सैटेलाइट की होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू, सैटेलाइट का मास कितना है m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ द सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट 1/2 m/2। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m/2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM अपॉन r। इफेक्टिव डिस्टेंस r इक्वल टू RE सेंटर के रिस्पेक्ट में, सेंटर और सैटेलाइट दोनों के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हुआ RE प्लस h हुआ। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
A satellite of 200 kilograms revolves around Earth at a height of 1000 kilometers from the surface of the Earth. Calculate नंबर वन एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी यानी पहले तो बाइंडिंग एनर्जी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है। नेगेटिव टोटल एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये पहले हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए यहाँ पे सॉल्व किया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 mv² माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। एज द सैटेलाइट revolve with respect to the earth, centripetal force onto the satellite exactly equals to gravitational force between the two objects, that is satellite and the earth. तो centripetal force उसके ऊपर लगेगा। centripetal force उसके ऊपर कितनी वैल्यू का आएगा? सैटेलाइट का मास m और उसकी ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। तो उसके ऊपर सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला mv² अपॉन आर, आर इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स को बैलेंस कर रहा है। m1 इक्वल्स टू सपोज मास ऑफ द अर्थ, m2 इक्वल्स टू मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर इफेक्टिव डिस्टेंस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। आर ई प्लस एच एक बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एम कैंसिल नहीं करना है क्योंकि उसके बाद मुझे काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन चाहिए, इसीलिए ये रिलेशन में मैं यहाँ पे एम कैंसिल नहीं करूँगा। एम बी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है? 1/2 mv²। 1/2 mv² यानी 1/2 आगे मुझे चाहिए, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 1/2। ये रिलेशन उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 mv² जी एम ई एम अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट आर ई प्लस एच, इक्वेशन नंबर 2। एग्जैक्टली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या सॉल्व कर रहे हैं? टोटल एनर्जी। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी के लिए। जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है तो नेगेटिव टोटल एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसीलिए टोटल एनर्जी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 1/2 mv², उसको एलिमिनेट करेंगे जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच। ये टर्म एज इट इज, कुछ कॉमन निकलेगा? हाँ, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच कॉमन। यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 - 1, 1/2 - 1 इक्वल्स टू -1/2, 1/2 - 1 इक्वल्स टू -1/2, -1/2 जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच। मैंने टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, मैंने प्रूव किया टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे उसके बाद तुमको लिखना है दिस नेगेटिव टोटल एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी है, कितनी है निकालते हैं। तो जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एम ई मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻, एम मास ऑफ द सैटेलाइट 200 किलोग्राम, और डिनोमिनेटर में आ रही रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, और एच हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू एच इक्वल टू 1000 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया उसको, इसीलिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो एस्केप एनर्जी की वैल्यू हमको मिल रही है -5.4 इंटू 10 एस्केप एनर्जी बोलते हैं उसको, या तो टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी बोलो तो अभी चलेगा। ये टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल रही है -5.4 इंटू 10⁹ जूल। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट एस्केप एनर्जी। एम मास का यानी 200 किलोग्राम का जो सैटेलाइट था उसकी एस्केप एनर्जी, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसको ही हम एस्केप एनर्जी बोलेंगे। अगर उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद एस्केप करवाना है तो एग्जैक्टली इतनी पॉजिटिव वैल्यू की एनर्जी का सप्लाई उसके ऊपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सर्टेन स्पीड के एंड के बाद, सर्टेन टाइम के एंड के बाद और सर्टेन स्पीड
वो अटेन करेगा तो बाद में वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर फॉर एवर वो एस्केप हो जाएगा। इसीलिए ये स्पीड को हम एस्केप स्पीड बोलते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है एग्जैक्टली इतनी पॉजिटिव वैल्यू की एनर्जी का बाहर से सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है, प्लस 5.4 इंटू 10⁹ जूल वैल्यू की एनर्जी का सप्लाई बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसको? ये सैटेलाइट को, जिसका मास 200 किलोग्राम था। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो वी क्या है? एस्केप स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। वी इक्वल टू एस्केप स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो v² इक्वल टू 2 इंटू 5.4 इंटू 10⁹ अपॉन m, मास ऑफ द सैटेलाइट। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, v² है, उसका अंडर की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो एस्केप स्पीड की वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगी 7.35 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। नंबर 8, the mass and radius of the earth are m1 r1 and of moon are m2 r2 respectively. Earth mass m1, radius r1, moon mass m2, radius r2। ये दोनों के सेंटर को कनेक्ट करती हुई लाइन सेगमेंट। किसके सेंटर? सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द मून। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज दी। The distance between the center of the earth and center of the moon is d। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है d।